हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंटर और स्टेट के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस थे उनको स्टार्ट कर दिया था। और स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जब हम सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 तक प्रोविज़न्स दिए गए हैं स्टूडेंट। और इसमें हमने पढ़ा था कि इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अदर आर्टिकल्स भी हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को बताते हैं स्टूडेंट। इसमें अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स को और ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर को। स्टूडेंट, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर। स्टूडेंट, जो ये ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर है इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारी स्टेट्स की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ताकि जो हमारा सेंटर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके और सेंटर के जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके स्कोप को वाइड किया जा सके। स्टूडेंट, इसके बाद अपने इस लेक्चर में हम इन दो हेडिंग्स पर पूरा इनको डिस्क्राइब करेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं सेंटर और स्टेट के बीच में इसकी जो अदर मेन हेडिंग्स हैं जैसे कि सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट्स, म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ द फंक्शंस, cooperation between the center and state, all India services, public service commissions, integrated judicial system, relations during emergencies, other provisions, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस, इन सब के बारे में अपने प्रोसीडिंग लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं, उसमें जो सबसे पहली जो मेजर हेडिंग आती है उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया जाता है। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको सेंटर और स्टेट के बीच में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने पढ़ा था आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक, और ये पढ़ा था कि ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में भी आते हैं और ये आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनका जो डिवाइडेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में वो सिमिलर है, काफ़ी हद तक वो मिलता जुलता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था लेजिस्लेटिव पावर्स का सेंटर और स्टेट के बीच में। ये कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में वो सिमिलर है, जिस प्रकार से जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसी प्रकार से जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको भी सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन कुछ जगह पर जो रूल्स हैं उनमें क्या है, कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए तो ये दोनों जो लेजिस्लेटिव पावर हो या फिर एग्जीक्यूटिव पावर हो, दोनों का जो डिवाइडेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में वो क्या है, काफ़ी हद तक सिमिलर है। स्टूडेंट, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर्स को देखें तो इसमें बेसिकली जो सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया
एप्लीकेबल होंगी, ऑल ओवर इंडिया एक्सटेंड होंगी। इसमें से बेसिकली 2 पॉइंट के अंदर जो सेंटर है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स को बताया गया है। स्टूडेंट, इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि ऐसा कोई भी ऐसा मैटर जिसमें कि पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो लेजिस्लेशन कर सकती है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है। तो ऐसे सभी सब्जेक्ट में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स के थ्रू इन्फोर्स कर सकती है, उनको एप्लीकेबल कर सकती है। स्टूडेंट, ऐसा कोई भी मैटर जिस पर पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर होती है लेजिस्लेशन करने की, वो सभी मैटर्स सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर आते हैं। और स्टूडेंट, इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो यूनियन लिस्ट है उसमें जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर ही आएंगे। स्टूडेंट, अगर हम सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसकी बात करें तो जितनी भी अगर राइट्स ऑफ एक्सरसाइज की बात होती है इंडियन टेरिटरी के अंदर किसी भी पार्ट में, किसी भी स्टेट में अगर कोई भी ट्रीटी या कोई भी एग्रीमेंट किया जाना है तो उस पर अगर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी जुरिस्डिक्शन की बात होती है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न्स हैं उस पर जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ये समझा कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर बेसिकली ऑल ओवर इंडिया यानी इंडिया की प्रत्येक टेरिटरी में वो एप्लीकेबल होती है, एक्सटेंड होती है। स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को देखें तो जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो जो स्टेट की टेरिटरी है उसमें उन मैटर्स तक ही सीमित होती है, लिमिटेड होती है जिन पर कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको नियम या कानून बनाने की जिसमें उसको स्वतंत्रता होती है। स्टूडेंट, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसके पास जिन मैटर्स पर एक्सक्लूसिव पावर होती है लेजिस्लेशन करने की उन सब्जेक्ट्स पर ही जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। स्टूडेंट, जो स्टेट लेजिस्लेचर है अगर देखा जाए कि स्टेट लेजिस्लेचर किन चीज़ों पर, किन मैटर्स पर उसको एक्सक्लूसिव पावर है लेजिस्लेशन करने की, तो वो ऐसे सभी सब्जेक्ट्स आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। ऐसे सभी सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर रखे गए हैं उन सभी सब्जेक्ट में स्टेट लेजिस्लेशन के पास उस पर लेजिस्लेशन करने की एक्सक्लूसिव पावर होती है और ये सभी मैटर्स स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर आते हैं। अगर हम देखें कि जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको कहाँ तक एक्सटेंड किया जाता है तो स्टूडेंट, जो किसी भी स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो उस स्टेट की जो टेरिटरी के अंदर ही जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ऐसे लॉज बनाए जाते हैं, ऐसे लेजिस्लेशन किए जाते हैं जिन पर कि स्टेट लेजिस्लेचर लॉ फॉर्मेशन करने के लिए, लेजिस्लेट करने के लिए क्या है, एक्सक्लूसिवली ऑथराइज है, उसको एक्सक्लूसिव पावर है लेजिस्लेशन करने की। और ऐसे सब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? ऐसे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट कहलाते हैं जिन पर कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, स्टेट लेजिस्लेचर को एक्सक्लूसिव पावर होती है लेजिस्लेशन करने की। और ये सभी सब्जेक्ट्स स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को भी दिखाते हैं। ये इन सभी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो स्टेट की यहाँ पर इन्फोर्स होगी और एप्लीकेबल होगी। स्टूडेंट, अभी तक हमने बात की कि स्टेट लिस्ट पर जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है और अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट पर जो एग्जीक्यूटिव पावर दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो स्टूडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो उसमें एक और लिस्ट दी जाती है और वो तीसरी लिस्ट है कनकरेंट लिस्ट। स्टूडेंट, अब जो कनकरेंट लिस्ट है
है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सभी में जो पावर ऑफ लेजिस्लेशन है, जो लेजिस्लेशन करने की पावर है, लॉ बनाने की पावर है कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में, वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के ही पास होती है। स्टूडेंट, जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें अगर कोई भी लॉ का फॉर्मेशन किया जाना है तो उसके किसी भी सब्जेक्ट में पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो भी लॉ बना सकती हैं। तो स्टूडेंट, बेसिकली अगर देखा जाए कि जो हमारी जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास रहेगी लॉ बनाने की या एग्जीक्यूशन करने की। स्टूडेंट, जो हमारी कंकरेंट लिस्ट हैं अगर उनके क्या है एग्जीक्यूटिव पावर की बात की जाए तो कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड किसी भी मैटर पर जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो नॉर्मल कंडीशन में स्टेट्स के पास रहती है। लेकिन स्टूडेंट, अगर कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है या फिर पार्लियामेंट्री लॉ है जिसको स्पेसिफिकली सेंटर के द्वारा कंसीडर किया गया है तो उस कंडीशन में उस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की या फिर उस पार्लियामेंट्री लॉ का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर ही है और नॉर्मल सिचुएशन में उसमें किसी भी प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऐसा है कि सेंटर ने उसको रिजर्व नहीं किया है या उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं, तो ऐसा कोई भी कंकरेंट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर की जो अथॉरिटी होगी वो स्टेट के पास होगी। स्टूडेंट, ये था हमारा पहला इम्पॉर्टेंट इसका हेडिंग जिसको इसमें हमने कंप्लीट किया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। हमने देखा कि सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हमने बेसिकली जो यूनियन लिस्ट है, जो हमारी स्टेट लिस्ट है और जो कंकरेंट लिस्ट है उसको हमने देखा और देखा कि इसमें जो भी लेजिस्लेटिव जो एग्जीक्यूशन की जो पावर है, अगर कंकरेंट लिस्ट की बात की जाए तो नॉर्मल सिचुएशन में जो एग्जीक्यूशन की जो पावर होती है वो स्टेट के पास होती है। लेकिन अगर सेंटर के द्वारा कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो या फिर पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ स्पेसिफाई किया जाता है सेंटर के द्वारा, तो तब उस कंडीशन में उस कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो सेंटर गवर्नमेंट के पास होगी। स्टूडेंट, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर। स्टूडेंट, इसमें ये जो दूसरा जो मेजर हेडिंग है जिसको कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर और स्टेट हैं इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब जो ये एग्जीक्यूटिव पावर है इनको स्टेट और सेंटर के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें बेसिकली कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। स्टूडेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमारी स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो बेसिकली इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको वाइड बनाया जा सके, उसके स्कोप को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके और जो हमारा सेंटर है वो अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर से अपना काम कर सके। स्टूडेंट, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंडियन फेडरेशन है, जो इंडियन यूनियन है उसमें जो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की परिकल्पना दी गई है। हमेशा ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो सेंटर होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और उसको सेंटर से ज़्यादा पावर दी जाती हैं। अगर कभी भी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस टाइम पर जो सुप्रीमेसी है वो सेंटर को ही दी जाती है।
और हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंडियन फेडरेशन है उसमें जो ये परिकल्पना है, जो ये प्रोविज़न है कि जो हमारा सेंटर है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको डिराइव किया है, क्योंकि वहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो फेडरेशन है उसको एप्लीकेबल किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर में कि जो हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनको फंक्शन करते टाइम भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनके जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं उसको एप्लीकेबल करने में, उसको इन्फोर्स करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, जिससे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ईजीली, वो अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में जो अपना पावर है, जो अपनी फंक्शन है, जो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर सके। स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमारे स्टेट्स हैं इनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं इनमें बेसिकली 2 टाइप्स के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन जो पहला रिस्ट्रिक्शंस है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उनकी एग्जीक्यूटिव पावर को फंक्शन करते हुए, उसमें बताया गया है कि एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाई इन द स्टेट। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं उनको इस तरीके से एक्सरसाइज किया जाएगा, उनको इस तरीके से फंक्शन किया जाएगा ताकि पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई भी लॉ बनाया गया है तो उसका कंप्लायंस किया जाए, उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाए स्टेट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ के द्वारा, और उसको पूरे स्टेट में एप्लीकेबल बनाया जा सके। साथ ही स्टूडेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर में एक और रेस्ट्रिक्शन लगाता है, जिसमें बताया गया है कि जो हमारी स्टेट्स हैं वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को फंक्शन करते टाइम इस चीज़ को ध्यान रखेंगी कि वो हमारे जो सेंटर हैं उसकी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करने में कोई भी बाधा ना पहुंचाएं, और इजीली क्या करें, जो सेंटर है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको फंक्शन होने दें, उसमें कोई भी बाधा ना डालें। ऐसा हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं उनमें 2 रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ताकि जो हमारा सेंटर है वो एक स्ट्रॉन्ग बन सके, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन के रूप में बन सके। स्टूडेंट, इसी में ये बताया गया है कि जो पहला रेस्ट्रिक्शन इसमें लगाया गया है, जिसमें कि बात की गई है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी लॉ को बनाती है, किसी भी लॉ का फॉर्मेशन करती है, तो उसे इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को फॉलो करे, और उसकी जो कंप्लायंस है, उसका जो इन्फोर्समेंट है उसको इंश्योर करे। ये बेसिकली किसी भी स्टेट के ऊपर एक जनरल ऑब्लिगेशन को डालता है। लेकिन स्टूडेंट, जो सेकंड इम्पोजिशन है या जो सेकंड जो रेस्ट्रिक्शन है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के ऑब्लिगेशन को बताता है स्टेट के ऊपर, जिसमें कि बताया गया है कि इसके थ्रू सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको हैम्पर नहीं किया जाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट, जो दूसरा रेस्ट्रिक्शन है उसमें हमने पढ़ा भी कि एज नॉट टू इम्पीड और प्रेजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। इसमें ये कहा गया है, सेकंड प्रोविज़न में ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स में, कि उनको अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को फंक्शन करते टाइम ये ध्यान रखना होगा कि जो सेंटर है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर के फंक्शन में, उसके एक्सरसाइज में वो किसी भी प्रकार की बाधा ना डालें। तो बेसिकली बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की वो इंश्योर हो और उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा
कहीं भी किसी भी तरीके से उसको हैम्पर ना किया जाए। जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है उसके बारे में बताया गया है कि उसको सुपीरियर माना गया है और कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको फंक्शन करते टाइम उसको ये ध्यान देना होगा कि जो सेंटर है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर कहीं से भी हैम्पर ना हो, उसको कोई भी हानि ना पहुँचे। और स्टूडेंट इन दोनों ही प्रोविज़न्स में जो सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनको काफ़ी बढ़ाया गया है, उनको काफ़ी एक्सटेंड किया गया है, जिससे कि जो स्टेट्स हैं उनको क्या किए जा सके, उनको डायरेक्शंस दिए जा सकें। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई भी नेशनल इम्पोर्टेंस का अगर कोई भी मैटर होता है तो उस टाइम पे जो सेंटर है उसके पास जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती हैं। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उनको एक्सटेंड किया गया है ताकि जो सेंटर है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या कर सके, डायरेक्शंस दे सके जब भी ज़रूरी लगे, जब भी कोई इम्पॉर्टेंट मैटर हो, जब भी कोई नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ से कोई भी नेसेसरी डायरेक्शंस हैं तो वो स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा सकते हैं। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको ही सुप्रीम माना गया है, उसको ही हायर माना गया है। और स्टूडेंट इसमें ये भी बताया गया है कि द सैंक्शन बिहाइंड दीज डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर इज़ कोर्सिव इन नेचर। और स्टूडेंट जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ये सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें कि ये कहा जाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किए गए हैं कि जो ये सेंटर है आपको सेंटर की किसी भी एग्जीक्यूटिव पावर को फंक्शन करने से उसको रोकना नहीं है, उसको हैम्पर नहीं होने देना है। तो ये बताया गया है कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये सैंक्शन लगाए गए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन में उसकी एग्जीक्यूटिव पावर में, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो स्टेट हैं वो क्या हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और ये दिखाते हैं कि जो स्टेट है वो क्या है, एक कंपलसरी प्रोविज़न को दिखाता है। जो सेंटर है उसका कोर्सिव नेचर दिखाता है, यानी फोर्सफुल नेचर दिखाया गया है। स्टूडेंट बेसिकली हमने इसमें जो सेकंड प्रोविज़न पढ़ा था जिसमें कि हमने देखा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अपनी पावर का, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का फंक्शन करते टाइम ये ध्यान रखना होगा कि वो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर को किसी भी तरीके से हैम्पर ना करें, या फिर जो एग्जीक्यूशन है सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर्स का उसको किसी भी तरीके से उसमें कोई भी रुकावट ना डालें, उसमें कोई भी हिंड्रेंसेस क्रिएट ना करें। तो इससे क्या लग रहा है, इससे ये पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं जो कि स्टेट्स के ऊपर जो सेंटर है उसके फोर्स को दिखाते हैं, उसके फोर्सिव नेचर को दिखाते हैं, कोर्सिव नेचर को दिखाते हैं। कोर्सिव का मतलब होता है बलपूर्वक, या फिर क्या है, फोर्सफुली जो सेंटर है उसके लिए प्रोविज़न बनाए गए हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से सेंटर के द्वारा बनाई गई एग्जीक्यूटिव पावर्स के फंक्शन को नहीं रोक सकता है। तो ये सेंटर के नेचर को दिखाता है कि सेंटर का नेचर कैसा है, फोर्सफुल है या फिर कोर्सिव है, यानी बलपूर्वक है। अगर स्टेट नहीं भी करना चाहे तो उसे सेंटर के द्वारा दिए गए किसी भी प्रोविज़न को फॉलो करना पड़ता है। जैसा कि अभी भी हम पढ़ रहे थे कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है, कोई भी वॉर की सिचुएशन, नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, नेशनल सेफ्टी से रिलेटेड हो, तो उस टाइम पे जो हमारा सेंटर है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरह काम करता है और वो कोर्सिव नेचर का हो जाता है, स्टेट के प्रति फोर्सफुली बलपूर्वक उन फंक्शंस को कंप्लीट कराता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कराता है और स्टेट इस चीज़ को करने के लिए बाध्य होते हैं।
स्टूडेंट, अगर हम सेंटर की जो कोर्सिव पावर है, जो सेंटर की जो हम बात कर रहे हैं कि जो उसकी कंपलसरी पावर है, जो कि उस पर वो स्टेट पर जिस चीज़ के लिए कंपल्सन डालती है अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को फंक्शन करने के लिए, तो उसका ही एक एग्जांपल है कि बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 365 से कहता है कि जब अगर कोई भी स्टेट सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो करने में, उनको इफ़ेक्टिव करने में अगर फेल हो जाता है तो सेंटर के द्वारा वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा सकता है। और जो प्रेसिडेंट रूल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में दिया गया है। स्टूडेंट, अभी हम सेंटर के कोर्सिव नेचर की बात कर रहे थे, एक ऐसे नेचर की बात कर रहे थे कि जिसमें बलपूर्वक कोई कार्य किया जा रहा था, फोर्सफुली स्टेट से कोई काम कराया जा रहा था। तो स्टूडेंट, उसका ही एक एग्जांपल ये हम देख सकते हैं आर्टिकल 365 कहता है कि अगर कोई भी स्टेट सेंटर के द्वारा दिए गए किसी भी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है या फिर उसको इफ़ेक्टिव नहीं करता है, या फिर कोई भी स्टेट अगर सेंटर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में फेल हो जाता है, उसको कंप्लाई करने में असफल रहता है, फेल रहता है, तो उस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में दिया गया है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविज़न दिया गया है जिसमें कि ये लॉफुल माना जाता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं उस स्टेट में जिसने सेंटर की बात को नहीं माना है, जो सेंटर की जो दी गई डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं किया है, या फिर वो उन प्रोविज़न्स को एप्लीकेबल करने में फेल हो गया है, तो उस स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये है हमारा आर्टिकल 356 जिसमें कि प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोविज़न है वो दिया गया है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने देखा इन दो टॉपिक्स को देखा जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था सेंटर और स्टेट के बीच में, उसमें हमने बेसिकली सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन था एग्जीक्यूटिव पावर का सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको अपनी 7th शेड्यूल में जो लिस्ट दी गई है, सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, जो कि पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट और जो तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट के माध्यम से हमने उसको समझा। उसके बाद हमने दूसरी मेजर हेडिंग पढ़ी, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर, जिसमें कि हम यही समझ रहे थे कि जब स्टेट है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को फंक्शन करती है, उस टाइम पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे स्टेट्स के जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, उसमें 2 टाइप के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। और हमने ये पढ़ा कि हमारे इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की परिकल्पना की गई है और हमारे इंडियन फेडरेशन में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को ही दिखाया जाता है। और हमने फिर आर्टिकल 365 को स्टडी किया जिसमें हमने देखा कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका नेचर कोर्सिव होता है, फोर्सफुल होता है स्टेट गवर्नमेंट के प्रति। अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए गए डायरेक्शंस को कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर एप्लीकेबल नहीं कर पाती है, उसको कंप्लाई नहीं कर पाती है या इफ़ेक्टिव नहीं बना पाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को, तो उस कंडीशन में अगर प्रेसिडेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो उस स्टेट में अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, बेसिकली हमने यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन को देखा जिसमें कि सेंटर को सुप्रीम माना गया है और तब भी स्टेट पर क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स में। तो स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।